नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की मुसीबत बढ़ गई। इंडिया की कमान सोनिया के हाथ, नायडू करेंगे सोनिया से मुलाकात। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इस वक्त सरकार लड़खड़ाई हुई है। यह बात तो हर किसी को अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए और सरकार संभाल नहीं पा रही है। मोदी की टीम बड़ी महत्वपूर्ण। दूसरी चीज, मोदी की मुसीबत एक तरफ से नहीं है। अमेरिका से आने वाली सूचनाएं या अमेरिकी मीडिया में जो छप रहे हैं और अमेरिका में जो चल रहा है वह नरेंद्र मोदी की मुसीबत को प्रतिदिन बढ़ा रही है। मोदी ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी मुसीबत उनके ऊपर आ जाएगी और चारों तरफ से घिर जाएंगे। हमारे देश में जो सरकार चल रही है वह सरकार एक तानाशाही की सरकार है और देश में अघोषित इमरजेंसी है, यानी कि अघोषित आपातकाल इसे कह सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो अलग थलग लग रहा था, कभी एक लग रहा था, सोनिया गांधी के एक बयान के बाद कि पहले भी हम लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं, यह बातें नरेंद्र मोदी सरकार को की नींद को उड़ा रही है। सोनिया गांधी एक मजी हुई राजनीतिक खिलाड़ी है और सोनिया गांधी ने जो इस देश के लिए किया है और सोनिया गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को जिंदा किया राजीव गांधी के देहांत के बाद, और पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो कांग्रेस की हालत हुई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, गिर गई, बीपी सिंह की सरकार बनी, इंद्र कुमार गुजराल की बनी, देवी गौड़ा की बनी, चंद्रशेखर सिंह की बनी, सबकी बनी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी उसके बाद जो सोनिया गांधी ने कमान संभाला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धराशायी कर दिया। चूंकि उस वक्त कांग्रेस के 140 से 160 के आसपास सीटें थीं। कांग्रेस ने एक नई सरकार इस देश को दी और उस वक्त यूपीए का गठन किया और यूपीए 1 और यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार में चला और देश के हालात भी सुधरे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा नहीं था उनकी सत्ता चली जाएगी, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल की भी सरकार चली, शाइनिंग इंडिया को लेकर के भी चला, लेकिन क्या हुआ, सोनिया गांधी से टक्कर नहीं ले पाए। 6 महीना पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव कराया और सरकार चली गई। हालांकि उस समय 4 लेंथ रोड का वही लेकर के आए थे, हाईवे एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सोनिया गांधी की रणनीति ने विपक्ष को एकजुट कर दिया और हर किसी को अपने साथ ले आकर के इस देश को 10 साल मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार दी, जो आज भी उसकी तारीफ हर कोई करता है और काबिले तारीफ सरकार चली। देश एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था जो गरीबी, मजदूरी, सब चीज के लिए दिखते थी और पूरा विश्व उस वक्त अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, आर्थिक तंगी से और मंदी से। उस वक्त भी मनमोहन सिंह सरकार ने संभाल लिया और जब 14 में सत्ता मोदी की आई उस वक्त भी देश की परिस्थितियां बहुत अच्छी थी और देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। उस वक्त हर किसी को रोजगार भी मिल रहा था भी, सुख सुविधाएं भी थी, शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा, उद्योगपतियों को भी बढ़ावा और मध्यम वर्ग से लेकर के और गरीबों तक, मजदूरों तक के लिए रोजगार की गारंटी मनरेगा दिया गया। लेकिन अब नाम तो बदला जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वह दे कहां रहे हैं जो योजनाएं थी, सिर्फ नाम बदल करके उसे बंद कर दिया जा रहा है।
यानी कि गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। शिक्षा का इतना खर्च है कि मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले 100 बार सोचता था, तो अब 1 लाख बार सोच रहा है। अच्छे अच्छे लोग अपने बच्चे की पूर्ति नहीं कर पा रहे, जो चीज उसे चाहिए वह नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, और है तो आय नहीं है। ऐसे में अगर सोनिया गांधी, जिसकी बात कोई नहीं काटता, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश हो, कोई भी हो, वह सोनिया अगर इस इतने उम्र के बाद अगर उतर के मैदान में आती है, 80 के बाद, 80 की सोनिया गांधी हो गई और आ रही है अगर मैदान में, तो वाकई काबिले तारीफ तो है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की जो नरेंद्र मोदी से तकरार हुआ, जी राम जी योजना पर समर्थन दे तो दिया, लेकिन समर्थन देने के बाद जो गुस्सा फूट रहा है, या समर्थन देते वक्त जो मजबूरियां दिख रही थी, वह अब गुस्से में तब्दील हो गई। 1.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड जो रखी चंद्रबाबू नायडू ने, चंद्रबाबू नायडू को भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं देगी और दे भी नहीं पाएगी, उसके खजाने खाली हैं। और अगर आंध्रा को 1.5 लाख करोड़ रुपए देते हैं, तो बाकी राज्यों को भी उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो तूफान सा मचा देंगे लोग सड़कों पर। यह नरेंद्र मोदी को पता है। राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं है, राज्यों के पैसे बकाए हैं। ऐसे में 2022 से पश्चिम बंगाल के अभी तक मनरेगा के पैसे नहीं मिले हैं। ऐसे में नई योजना ममता बनर्जी ने कहा मैं तो लागू ही नहीं करूंगी, मैं तो महात्मा गांधी की ही चलाऊंगी। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के तेवर कि 1 फरवरी तक अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं मिले तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन क्या 1 फरवरी तक चंद्रबाबू नायडू इंतजार करेंगे? क्योंकि वह एक ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू आकर के खड़े हो गए, जो अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो आंध्रा से उनकी सत्ता जा सकती है। ऐसे में मोदी सरकार उलझ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका से जो जेफरी एप्स्टीन फाइल लगातार चेहरे दिखा रही है, या जो डिटेल्स आ रहे हैं, जो वहां के वेबसाइटों पर या अखबारों में या हेडिंगों में जो चल रहे हैं, वह मोदी सरकार को बहुत चिंतित कर रहे हैं। यह बात भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, वहां के संसद के बने कानून का उल्लंघन किया है, जिसको लेकर के महाभियोग चलाने की बात कही जा रही है। महाभियोग के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का नहीं, अपने सहयोगी दोस्तों का भी कुछ नाम डिलीट कराए हैं, ब्लैक किए हैं। लेकिन ओरिजिनल फाइल डिलीट हुई है क्या? और अगर हुई होगी तो जो डिटेल है वह ट्रंप के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। जिस तरह से हमारे देश के भी लोगों के नाम वहां के वेबसाइटों में छपे हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं आई हैं। तस्वीरें कब तक छपेगी? कब तक छुपाई जा सकेगी? या कब तक ट्रंप उस पर पर्दा डाल करके रख पाएंगे? इस बात को लेकर के भी विरोध हो रहा है वहां पर, जो पॉसिबल नहीं होगा ट्रंप को छुपा पाना। यानी कि ट्रंप की अगर कुर्सी गई तो कई माय फ्रेंड के चले जाएगी, और हड़कंप सा मचा हुआ है। और हमारे देश में भी सांसें फूल रही हैं, नेताओं की भी और अधिकारियों की भी, उद्योगपतियों की भी। ऐसे में मोदी पर संकट चारों तरफ से, चक्रव्यूह में फंसे मोदी सरकार, सोनिया करेंगी नायडू से मुलाकात।
अब कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह कांग्रेस की तरफ अग्रसित है, ऐसा नहीं कि पहली बार। चंद्रबाबू नायडू इसके पहले भी कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से एक अच्छे संबंध है। कभी चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस को लेकर के ऐसा कोई हमला नहीं किया या कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बात से संतुष्ट अब हो चुके हैं कि मोदी अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में सोनिया गांधी अगर सबसे बात करके एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जो चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है और 2 पवन कल्याण के 18 है। सोनिया गांधी कमान अगर संभालती है तो जो बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, वह इंडिया गठबंधन एकजुट हो सकता है। और इंडिया गठबंधन अगर एकजुट हो गया तो मोदी को कोई बचा नहीं पाएगा कुर्सी जाने से। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हाँ, यह सच है कि मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन कब तक? सच्चाई तो छन करके सामने आ ही जाती है। अब ऐसे में 2-3 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी को पड़ने वाली है भारी, और दूसरा, सोनिया गांधी के बयान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ी, सरकार भी संकट में पड़ी। इंडिया गठबंधन से तालमेल बनेगी सोनिया गांधी की नई रणनीति पर इंडिया गठबंधन। पहले चंद्रबाबू नायडू को समझ लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी को पड़ने वाली है भारी। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से 1,50,000 करोड़ रुपए के डिमांड मोदी सरकार से किया है उन्होंने, और जैसे नितिन गडकरी से, वित्त मंत्री से, गृह मंत्री से सबसे मुलाकात की, लेकिन नवीन नितिन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने उनसे भी मुलाकात की, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड हर जगह होती रही। और कहा गया कि 2018 के तरह अगर आपने किया तो हमें समर्थन वापस लेने में आपसे वक्त नहीं लगेगा, आपको यह आखिरी अल्टीमेटम है। अब ऐसे में मोदी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जो बयान दिया है, सोनिया गांधी ने कहा है कि पहले भी लड़ी थी, अब भी लड़ूंगी। 80 साल और 10 साल सरकार चलाने का एक्सपीरियंस यूपीए गवर्नमेंट, जो पूर्ण बहुमत की कांग्रेस नहीं थी, लेकिन सभी को एक साथ लेकर और जो सरकार चलाई सोनिया गांधी ने, पूरे विश्व में उसकी तारीफ हुई। जो योजनाएं की वह गांव-गांव तक योजनाएं पहुंची, और अब चंद्रबाबू नायडू उसी तरफ अपने कदम को बढ़ा चुके हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यह जान गए हैं कि चरित्रहीनता जिस तरह से निकल करके आ रही है और जो अंदर चल रहा है, जो कर्ज लग रहा है देश के ऊपर और हर राज्यों पर, और सरकार अपनी एक-एक स्कीम थोप रही है और हर चीज अमेरिका के पक्ष में करती जा रही है, जबरन कानून बना करके। अब इस पर अगर लगाम लगाना है तो मतलब है कि मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। मोदी की मजबूरी है कि मोदी को वह चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मोदी के खिलाफ जो सबूत ट्रंप के हाथ लगे और जो यह ब्लैक किया जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? अगर मोदी की तस्वीर नहीं आई या इनके मंत्रालय की तस्वीर नहीं आई और नाम आ रहे हैं, तो क्या ये बच जाएंगे? इनको लेकर के ट्रंप वह ब्लैकमेलिंग करेगा कि नरेंद्र मोदी पूरा देश सौंप देंगे अपने चेहरे से नकाब उतरने के डर से। तो सोचिए कि कितने खतरनाक मोड़ पर हमारा देश खड़ा है कि इस देश का शासक महामानव वह अपने चेहरे को छिपाने के लिए हर कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है, जो शुभ संकेत नहीं दे रहा। ऐसे में सोनिया गांधी अगर आगे निकल रही है और लोकतंत्र इस देश का उसे बचाने की अगर कोशिश कर रही है, तो क्या विपक्ष, जो संबंध आज तक बने रहे विपक्ष के साथ, वह पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा? विपक्ष हर मुद्दे पर खड़ा हो रहा है, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही है, जो एकजुटता देखनी चाहिए थी। देश के अंदर गांव-गांव तक लोगों को जानकारी होनी चाहिए
कि उसकी सरकार क्या कर रही है, उसकी सरकार की नीयत कैसी है, चरित्र कैसे है, किस चाल में चल रही है वह। क्योंकि जो गोदी मीडिया बन गया है, अब मीडिया इस देश का जो 4 स्तंभों में एक स्तंभ माना जाता है, वह बिक चुका है, वह किसी का गुलाम बन चुका है। जब वह खबरें नहीं दिखा रहा है और पर्दा डाल रहा है और विपक्ष के विरोध को वह स्क्रीन पर दिखाता नहीं है, तो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। लोग असमंजस में है, क्या सच है क्या गलत है। सोशल मीडिया पर कुछ और चल रहा है, टीवी चैनल पर कुछ और चल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहा है, विपक्ष कुछ और बोल रहा है, कंफ्यूजन से परिस्थिति है। ऐसे में जब तक गांव-गांव विपक्ष नहीं पहुंचेगा, जब तक अलग अलग टीम बना करके लोगों तक बातें नहीं पहुंचाई जाएगी, यह मीडिया तो नहीं दिखाने वाला है। अब अगर विपक्ष को मजबूती बनानी है, अपनी एकजुटता बनानी है और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, जो संविधान हर किसी को उसके जीवन का हक और लोकतांत्रिक अधिकार देता है, जब उस संविधान को ही यह सरकार नहीं मानती है और लोकतंत्र बचा नहीं है, क्योंकि हर संवैधानिक संस्थाएं या ब्यूरोक्रेसी सब सरकार की कहीं ना कहीं गुलाम बन करके रह गई है। यही वजह है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसे कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो, ईवीएम मशीन से ही हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को जमानतें बचा पानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि चुनाव आयोग एक ऐसे पाले में बैठा है जो व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र को ही नहीं मानता, जो अपनी तानाशाहियां दिखा रहा है, सिर्फ अपने चरित्र के उसके चरित्र के ऊपर से पर्दे न उठ जाए इसके लिए। तो अब अगर सोनिया गांधी कमान संभालती है तो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन की राहुल से बहुत अच्छी बनती, लेकिन सब के सब एकजुट हो जाएंगे और सोनिया गांधी को ज्यादा नहीं, सोनिया गांधी को बस मात्र 25 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, ओनली फॉर 25। बाकी 18 सांसदों के साथ एक झटके में चंद्रबाबू नायडू आकर के खड़े हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू यह चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को लाया जाए कि जब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस का ऐलान करे तो उसी दिन मोदी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। उस दिन सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की 18 सांसद ही नहीं, 45 सांसद एक साथ इनका मोदी का साथ छोड़े। मोदी परेशान है, चक्कर में है, क्या करे क्या ना करे, और इंडिया गठबंधन एक अलग नई रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी सरकार को भारी पड़ेगा। क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर इस सरकार को नहीं हटाया गया, अब इस पर विचार होना शुरू हो गया कि अगर सरकार किसी भी तरह से अगर इसे नहीं हटाया जाता है, इस वक्त अगर इस सरकार के नेतृत्व में चुनाव हो गया तो फिर कोई भी विपक्ष का दल बचेगा नहीं। क्योंकि जो एसआईआर चल रहा है और जो वोट काटने का कार्य चल रहा है, वह इस तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी 400 के पार चला जाएगा और फिर इस देश में चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दर्शक समझ रहे हैं ना? जरा इसे गौर देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ही परेशान है, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए वह शीर्ष नेता, उनकी भी राजनीतिक कैरियर दांव पर लगी हुई है, आरएसएस का अस्तित्व भी दांव पर लगा है और यह सब आरएसएस का ही किया कराया है। उसी ने इस सब के लिए प्रेरित किया है मोदी को, और आज वही मोदी भस्मासुर बन गए हैं आरएसएस के लिए। मालूम है ना भस्मासुर? शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ जिसके सर पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा। और अब मोदी उसी आरएसएस के सर पर हाथ रख करके देखना चाहते हैं कि देखो तू समाप्त होता है कि नहीं। और कहीं ना कहीं आरएसएस को उस स्थान पर ला करके खड़े कर दिए कि आरएसएस को दूसरी सरकार कहीं बेंड न कर दे, इस खौफ में भी वह जी रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है।
जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शक अब खबरों पर नजर बनाए रखिए और आप दर्शकों को यह कहना चाहूंगा इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि एक एक व्यक्ति तक खबरें पहुंचे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।